अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से और हम देख रहे हैं कि जो तमाम टीम्स हैं उनकी पोजीशन अब वाज़ेह होने लगी है और आज पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होने जा रहा है साउथ अफ्रीका के खिलाफ और उम्मीद यही की जा रही है कि पाकिस्तानी टीम आज कमबैक जरूर करेगी। प्रोग्राम में आगे चलकर इस मैच के हवाले से डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। कतर में भी साजिश पकड़ी गई, 8 भारतीय फौजियों को सजाए मौत। पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल होगा, आज फैसला होगा। नवाज शरीफ पर नैब की नवाजिशें, अपील का हक बहाल। सबसे पहले बात करेंगे गजा की सूरत हाल के हवाले से। गजा की मारूफ मुसन्निफा, शायरा और नावल निगार हिब्बा बंदा जाम शहादत पीकर अपने उन अल्फाज का मफहूम समझा गई हैं जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखे थे कि अगर हम मर जाएं तो जान लें कि हम साबित कदम हैं और हम सच्चे हैं। दूसरी जानिब इसराइली फौजियों और टैंकों ने गजा में रात के एक मुख्तसर मगर बड़े पैमाने पर ज़मीनी हमला किया है और यह हमला उस वक्त किया गया है जब गजा पर इसराइली बमबारी को लगभग 3 हफ्ते होने के बाद ज़मीनी कार्रवाई जल्द शुरू होने की तवक्को की जा रही है। दूसरी तरफ अर्ज़ फ़लस्तीन के बेटों और बेटियों पर उनके वतन की सरजमीन इस तरह से तंग की जा रही थी। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का कहना है कि गजा में सेहत का निज़ाम इस वक्त मुकम्मल तबाह हो चुका है। खान यूनिस के अस्पतालों के लिए तिम इमदाद से भरा ट्रक पहुंचा लेकिन उसमें ईंधन शामिल नहीं है। उधर सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने एक बार फिर जंगबंदी का मुतालबा किया और जोर देकर यह कहा है कि गजा के लिए इंसानी बुनियाद पर इमदाद जारी रखी जाए। दूसरी जानिब सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अपने ही बयान से मुकर गए हैं। उन्होंने पहले फ़लस्तीनियों के हक़ में बयान जारी किया लेकिन हमने देखा कि जब इसराइल की जानिब से इस्तीफे का मुतालबा किया गया उसके बाद हमास की मजम्मत में वो बयान जारी कर चुके हैं। इससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि इसराइल को मगरबी हिमायत मिलने का सिलसिला किस कदर ताकतवर है। फ़लस्तीनी लाशें उठा रहे हैं और उधर सलामती काउंसिल अपने मकासद के इस्तेमाल के लिए अमेरिका का यह सिलसिला जारी है। गजा की सूरत हाल पर होने वाला अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का तीसरा इजलास भी किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर ख़त्म हो गया है, जिसमें रूस की जंगबंदी की करारदाद की अमरीका और बरतानिया ने मुखालफत की जबकि अमरीकी करारदाद को रूस और चीन ने वीटो कर दिया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। फ़लस्तीनी सहाफ़ी जलाल महमूद ने ज्वाइन किया। जलाल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले बात करेंगे सेक्रेटरी जनरल के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस। पहले तो बयान दिया फ़लस्तीनियों के हक़ में जंगबंदी पर उन्होंने जोर दिया लेकिन फिर हमने देखा कि जब इसराइली प्रेशर उन पर आया कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएं उसके बाद हमास की मजम्मत करते वो दिखाई दे रहे हैं। तो एक ऐसा इदारा जिसकी तरफ देखा जा रहा है कि वो जंगबंदी करवा सकता है, अब उन पर भी प्रेशर है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए जनरल सेक्रेटरी साहब का जो बयान आया उसके बाद फिर उन्होंने बयान चेंज किया है, ये तो कोई नई बात है ही नहीं है। इसराइल जो मर्जी कर लें, इसराइल के सामने कोई ताकत नहीं है। इसराइल के सामने ना कोई अक़वाम मुत्तहिदा का कोई वैल्यू है, ना कोई सिक्योरिटी काउंसिल का कोई जो है वो कोई वैल्यू है और ना ही इंटरनेशनल कोर्ट्स अदालतों का कोई वैल्यू है। तो इसराइल की नज़र में सिर्फ इनकी जो ताकत है, इनकी जो अपनी ताकत में मगन है, धुन है, बस इनको उसी को नज़र आते हैं। बाकी रहा सवाल ये कि ये तो तारीख बता रही कि आज तक कभी भी ना कोई अक़वाम मुत्तहिदा का जनरल सेक्रेटरी, ना किसी सिक्योरिटी काउंसिल ने, ना किसी ने इसराइल पर दबाव डालने में कामयाब हुआ, ना इसराइल को अपन करारदादों पर अमल दरामद कराने के बंद कर सका, ना कुछ भी। ये तो एक नई बात, ये तो कोई नई बात है ही नहीं है। ये तो हम देखते आ रहे हैं कि हमेशा इसराइल का दबाव हमेशा सबके ऊपर रहा और हमेशा इसराइल अपना मन मनाने करते रहे। जी ठीक है जलाल, दबाव तो हम देख ही रहे हैं। साथ ही साथ जब हम अक़वाम मुत्तहिदा में देख रहे हैं अमेरिका और उनके इत्तेहादियों की जानिब से उनकी ढिठाई की वजह से तीसरा इजलास भी अभी बेनतीजा साबित हुआ है और यह साफ नजर आ रहा है कि अमेरिका जिस तरह से इसराइल को उनका हक दिफा दे रहा है और साथ ही साथ ईरान पर भी हमास की मदद का इल्जाम लगा रहा है। 9 वोट मिलने के बाद रूस ने उसको वीटो कर दिया जबकि रूसी करारदाद को अमेरिका ने वीटो कर दिया। तो ये सब कुछ चल रहा है वहां पर इस वक्त। देखिए मैं आपको और आपके नाज़रीन को एक सीधी और सादे अल्फाज में बता दूं। देखिए इसराइल है क्या? इसराइल एक बच्चा है जिसको बरतानिया ने पैदा किया है, जो बरतानिया ने पैदा किया और बाला भूसा उसका बाप अमेरिका है। तो अमेरिका का जो हिमायत है इसराइल को तो हमेशा रहा और हमेशा रहेगा और जो भी अमेरिका का जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी हमेशा रही कि इसराइल के हक में
इसराइल के फेवर में, इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, चाहे वो सही हो या गलत हो। तो ये अमेरिका के लिए ये कोई नई चीज़ नहीं है, और ये अमेरिका हमेशा यही करता रहा और यही करता रहेगा इसराइल के लिए। जी जलाल, जिस तरह से हम देख रहे हैं गजा की बर्बादी की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी मंजर आम पर आई हैं। गजा को इस वक्त मुकम्मल तबाही से दो चार कर दिया गया है और गजा अब नाकाबिले रिहाइश हो चुका है। तो कितनी लाशें इनको मजीद बच्चों की चाहिए, सहाफ़ियों की चाहिए, खवातीन की चाहिए, उन जवानों की चाहिए? इन्हें लगता है कि इस तरह की कार्रवाइयाँ करके अगर वो ये समझते हैं कि दोबारा से इसराइल पर कभी अटैक नहीं होगा, और जिस टेररिज्म की वो बात करते हैं, जिन मुजाहिदीन की वो बात करते हैं, वो कभी खामोश बैठेंगे? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि इनको कितना और मजीद लाशी चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, इसराइल ने जो अभी इस वक्त जो वहशियाना और जो बर्बरियत और जुल्म का जो इंतहा कर दिया इसराइल गजा के ऊपर है, इसकी एक वजह भी है। वजह यह है कि इसराइल का जो अंदर फेलियर, इंटेलिजेंस फेलियर और इनकी जो अस्करी और सियासी क़यादत में जो फेलियर हुआ है, इसी की गुस्सा में अभी वो जंगजू फ़लस्तीनी से लड़ नहीं पा रहे। वो बेचारे गरीब और मिस्कीन और सिविलियन लोग को भी बम्बारे कर रहे हैं 10-10, 12-12 हज़ार फुट की बुलंदी पे, उसके ऊपर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। जबकि आप ये देखे, आज मैं आपको और आपको नाज़रीन को एक फिगर बताना चाहता हूँ। इस वक्त 7,000 शहीद है, जिनमें से 3,000 बच्चे हैं, 2,500 खवातीन। कितने हो गए? 3,500 और तकरीबन 1000 से लगभग 1000 के करीब बुजुर्ग लोग हैं। अब कहाँ है जंगजू हैं? आप मुझे ये बताइए, अगर आपका जो टारगेट है जंगजू है, हमास है, तो है किधर 7,000 में? तो मुझे नहीं लगता कि 2-3 होंगे हमास के। बाकी ये जो 7,000 आपने इनको शहीद किया है, ये कौन है? ये सब बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बेचारे मासूम लोग हैं, जो अपने घर में अपने घर में बैठे हैं। इनके ऊपर जो है बम्बारी होकर जो है ना करके उसको मलबे के नीचे अभी भी यकीन करें, मैं अभी यही रिपोर्ट्स मेरे पास आ रहे कि अभी भी जिंदा लोग हैं, जिंदा। अभी भी हम देख रहे हैं कि 2,000 लोगों का फिगर सामने आ रहा है कि वो भी मलबे के नीचे हैं। तो बिल्कुल मलबे के नीचे, और यहाँ तक बेचारे आवाज ही दे रहे नीचे से कि हम जिंदा हैं, हमें निकाले, हमें जिंदा नहीं, हमें निकाले। इससे ज्यादा और क्या जुल्म और क्या बर्बरियत है। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि अभी ग्राउंड इन्वेजन की तैयारियां भी की जा रही हैं, और इस तमाम तर काम को जंग कहा जा रहा है। मैं तो इसको जंग इसलिए नहीं समझता कि जंग दो फौजों के दरमियान होती है। ये तो हमला किया जा रहा है एक रियासत पर, आम शहरियों पर, आम अवाम पर हमला किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि ये जो जारियत है, ये जो हमला है, ये बढ़ेगा, क्योंकि अगर ये हमला बढ़ता है जिसको लोग जंग का नाम दे रहे हैं, तो इसमें अमेरिका और इसराइल की तो मर्जी है ही है, या कोई और मुल्क भी इसमें मौजूद है जो फिर इसको हवा दे रहा है? पूरा मगरिब इसमें शामिल है। देखिए, बड़े अच्छी बात की आपने। ये एक जंग नहीं है, जंग माबेन दो मुनज़्ज़म फौज, दो ममालिक के बीच में होता है। ये जो इस वक्त हो रहा है, ये हमास का एक छोटा सा तंजीम है, एक छोटा सा मुजाहिद मतलब जंगजू का ग्रुप है जो इसराइल से लड़ रहा है। उसमें आप कोई मुआवजा नहीं कर सकते। इसराइल की ताकत और हमास की ताकत में भी कोई मुआवजा नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, बाकी रहा सवाल जो आपने सवाल किया है कि खित्ता की बात और इलाके के अंदर, देखिए मैं चंद दिन तक मेरा ख्याल ये था कि शायद ये जंग मजीद नहीं फैलेगी। हो सकता है कि ये जंग यहाँ पर खत्म हो जाए, यहाँ पर मुआहदा यानी एक जंग बंदी का मुआहदा हो जाए, और सारे मामले जैसे पिछली अदवारों में गुजरा, जैसे पिछली जंगों में हुआ, तो इसी तरह हो। लेकिन अभी जो सूरत हाल है, वो सूरत हाल कुछ गंभीर होती जा रही है, कुछ ज्यादा गंभीर होती जा रही है। इस वक्त जो खित्ता के अंदर जो ममालिक हैं, वो आस्ता आस्ता इनकी तरफ जंग बढ़ रहा है। अब ये देखा जाता है कि क्या इसराइल आने वाले दिनों में इस जंग को बंद करते हैं, या मजीद उन ममालिक को मौका देते जो हवा दे रहे हैं, जो इसके आपने जिक्र किया है, क्या वो इनको मौका देते? ठीक है, लेकिन जलाल, जिस तरह के ऐलानात हम देख रहे हैं कि इसराइल की तरफ से किए जा रहे हैं कि वो गजा की इस पूरी पट्टी को खाली कराना चाहते हैं, उस पर अपना कंट्रोल चाहते हैं, तो फिर जो फलस्तीनी है वो कहाँ जाएंगे? जो तमाम मुस्लिम ममालिक हैं, वो आपको क्या लगता है किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि जब तक ये आग, ये कार्रवाइयाँ उनकी सरहदों तक नहीं पहुंचेंगी, इसका मतलब तब तक वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे? देखिए, इसराइल की तो कोशिश आज से नहीं है। इसराइल की कोशिश कई
सालों से हैं कि फ़लस्तीनियों को मिस्र की तरफ, ये जो गज़ा के लोग हैं इनको मिस्र की तरफ धकेल लिया जाए। बहुत कोशिश की इसराइल ने इस चीज पर करने के, लेकिन शायद इस दफा फ़लस्तीनियों को के ऊपर जो इस वक्त इस दफा जो दबाव है, जो प्रेशर है फ़लस्तीनियों के ऊपर है, जो कत्ले आम किया जा रहा है, कि शायद इन फ़लस्तीनियों को मजबूर करेंगे कि मिस्र की तरफ जाने के। लेकिन जहां तक मैं अपने फ़लस्तीनियों को जानता हूं, जहां मैं अपने लोगों को जानता हूं, इतना आसान नहीं है कि वो मिस्र में इनको मुंतकिल कर दे या मिस्र सीनाई के अंदर जो है वो इनको वहां पर शिफ्ट करे। ये मुझे थोड़ा सा कोई इतना आसान नहीं है इसराइल के लिए, और जो खुद के अंदर ममालिक है इनके लिए इतना आसान नहीं है कि फ़लस्तीनियों को वहां पर करे। फ़लस्तीनी बड़ी जिद्द कौम है भाई। देखिए, मैं आपके नाज़रीन को ये कहना चाहता हूँ कि फ़लस्तीनी शायद मैं जहाँ तक जानता हूँ कि जान देंगे, मर जाएंगे, दफन हो जाएंगे गज़ा के अंदर, लेकिन मेरे ख्याल में गज़ा को नहीं छोड़। बिल्कुल, वो तो हम देख रहे हैं कि वो जान दे भी रहे हैं, ऑलरेडी वो कुर्बानियां दे रहे हैं। लेकिन जो मुस्लिम ममालिक हैं, मुस्लिम उम्मा है, उनसे भी उनकी एक्सपेक्टेशंस तो होंगी। वो देख रहे होंगे उन तमाम ममालिक की तरफ जो उनके लिए कुछ कर सकते हो। आपको लगता है मुस्लिम ममालिक कब किरदार अदा करेंगे? अगर ग्राउंड इन्वेजन हो जाता है तो फिर आपको लगता है कि कोई मुल्क आगे बढ़ेगा? जिस तरह से ईरान की तरफ से धमकियां दी गई, हमने देखा था एर्दोगान साहब की तरफ से बहुत धमकियां दी गई। सर, मैं आपको बताऊं, मैं एक बात बता दूं और आपके नाज़रीन को, मैं कोई डिप्लोमेट आदमी नहीं हूं। मैं एक आजाद सहाफ़ी हूं। मैं कोई सफारतकार नहीं हूं कि मैं बड़ा सजा जाके जो है ना बयानात अपना दे दो। बिल्कुल मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूं। ये आलम इस्लाम और आलम अरब और ये सब को आप भूल जाएं। ये किसी काम के है ही नहीं है। मेरी आवाज नहीं है, ये मेरी आवाज नहीं है, ये पूरा फ़लस्तीनी अवाम की आवाज है। फ़लस्तीनी अवाम इस वक्त जितना इनके दिल में मुसलमानों के लिए अब गुस्सा और गम है, और अरबों के लिए शायद इसराइल के लिए भी इतना नहीं है। OIC की बात है जो दुनिया कर रही है, OIC। मैं तो OIC हर प्रोग्राम में यही कहता हूँ, इस OIC को तहलील करनी चाहिए। जिस OIC ने आज तक कभी फ़लस्तीनी बच्चे के तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सका, किसी कश्मीरी बच्चे को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सका, जो किसी मुसलमान बच्चा बर्मा के अंदर उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सका, तो मेरे ख्याल में इस OIC को तहलील करनी चाहिए। इसको कोई ज़रूरत ही नहीं है। आलम इस्लाम से हमें कोई तवक्को नहीं है, कोई अच्छाई की तवक्को नहीं है, सिवा मुज़म्मत करना है, सिवा। ठीक है, और हम ये देख रहे हैं कि इस्लामी ममालिक की, अगर जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, अरब ममालिक की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करूंगा कि OIC के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन हुक्मरान अगर आपके साथ नहीं है तो अवाम यकीनी तौर पर, मैं पाकिस्तान के हवाले से बात करना चाहूँगा, और जितने भी अरब ममालिक हैं, अवाम की हमदर्दियाँ ज़रूर फ़लस्तीनियों के साथ हैं और वो फ़लस्तीनियों के लिए दर्द दिल भी रखते हैं। और जो आप बात करें OIC के हवाले से, हम देख रहे हैं कि उससे ज़्यादा एक्टिव तो हमें चाइना और रशिया दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल बजा फरमा रहे आपकी। मैं दो बातों का जवाब देता हूँ। पहली बात अवाम की, अगर आप पाकिस्तान के अवाम की बात करते हैं तो मेरे एक मशहूर इंटरव्यू है जिसमें मैंने सारा दुनिया को कहा है कि हम जो फ़लस्तीनी अवाम है, अगर हमारी उम्मीदें सारे दुनिया से ख़त्म हो जाएं तो पाकिस्तानी अवाम, हमारे भाई पाकिस्तानी भाइयों से कभी भी हमारी उम्मीदें ख़त्म नहीं होगी। अगर दुनिया साथ छोड़ दे तो पाकिस्तान की अवाम हमारे साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत की आप बात ना करें, हुकूमत की आप बात ना करें, क्योंकि मौजूदा हुकूमत तो कुछ ज्यादा सुस्त है। मैंने जो देखी है, मेरी जिंदगी गुजरी है, तो ये जो मौजूदा निगरान सेटअप है, ये थोड़ा सा सुस्त है। अगर उनकी तरफ हमारा कोई मतलब इनकी तरफ से हमें इतना कोई बड़ी उम्मीद भी नहीं है, इतना बता दो आपको। बाकी जो अवाम की बात कर रहे हैं, चाइना की बात आप कर रहे हैं, दुनिया के जो अरब ममालिक और मुसलमान की जो अवाम है, ये इसमें देखिए, मैं बताऊं, इंसान के अंदर शऊर है, सबको पता है जायज क्या है नाजायज क्या है। सबको नजर आ रहा है कि फ़लस्तीनियों पर जो जुल्म आ रहा है, फ़लस्तीनियों के साथ जो कत्ल आम किया जा रहा है, इनको सबको पता है कि फ़लस्तीनी कौम हक पर है। वो अपने मुल्क के लिए जंग कर रहे हैं, अपने मुल्क की आज़ादी के लिए जंग कर रहे हैं। मस्जिद अल अक्सा क़िबला अव्वल जो सबकी इज्जत है, जो सबका दिल है, जो सबका ईमान है, उसके लिए ये फ़लस्तीनी जंग कर रहे हैं। किस चीज के लिए फ़लस्तीनी जंग कर रहे हैं आप मुझे ये बताएं ना। आज सारे आलम मुस्लिम से सवाल करना चाह रहा हूं, हम किस लिए जंग कर रहे हैं? फ़लस्तीनी किस लिए मर रहे हैं? फ़लस्तीनी इस तरह फ़लस्तीनियों का खून बहा जा रहा है, क्यों, किस लिए ये सब कुछ है? ये इसलिए मस्जिद अल अक्सा की खातिर है, क़िबला अव्वल के लिए किया जा रहा है। बिल्कुल
तमाम मुसलमानों के लिए जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फलस्तीनी सहाफ़ी जलाल महमूद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। उनका ये कहना था कि फ़लस्तीनी जो वहाँ पर मौजूद हैं वो सिर्फ उस मुल्क में रहने के लिए नहीं, क़िबला अव्वल के लिए कोशिशों में मसरूफ़ हैं। और पाकिस्तानी अवाम के हवाले से उन्होंने खुसूसी बात की है कि जो फ़लस्तीनी हैं उनकी जितनी भी अगर उनकी तरफ से कहा जाए जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो पाकिस्तानी अवाम से ज़रूर जुड़ी हुई हैं। उनका ये कहना था कि पूरी दुनिया भी अगर फ़लस्तीनियों को छोड़ जाती है तो फ़लस्तीनी यही सोचते हैं कि पाकिस्तानी अवाम के दिल में उनके हवाले से ख्यालात मौजूद हैं और वो दर्द दिल रखते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे आम इंतखाबात के हवाले से। इलेक्शन कमीशन जनवरी में आम इंतखाबात की बात कर चुका है, लेकिन सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को इलेक्शन कमीशन की बात का यकीन नहीं है। सदर मुमलिकत कह रहे हैं यकीन नहीं है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने अपनी पार्टी वाबस्तगी जाहिर करते हुए कहा कि चेयरमैन PTI अभी मेरे लीडर हैं, और यहाँ तक ये भी कह दिया कि ऐवान सदर में अगर वो ना होते तो फिर शायद वो जेल में होते। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से सदर मुमलिकत के इस बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा गया है कि सदर मुमलिकत के इंटरव्यू के दौरान इलेक्शन के इनेकाद के बारे में बयान की वजह से यह तासुर गया है कि शायद इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे, जबकि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इंतखाबात वक्त पर होंगे। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड और अल-अजीजिया रेफरेंसेस में साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील का हक बहाल कर दिया है और रिलीफ मिलने का सिलसिला नवाज शरीफ को जारी है। सजा के खिलाफ अपील बहाल करने की दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत भी की है। इस हवाले से मजीद अपडेट्स भी शामिल करेंगे। अभी ये कहां मौसूल हो रही है वो आपके साथ शेयर करेंगे। साइफर केस में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला भी सुना दिया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। उस्मान राना ने ज्वाइन किया। उस्मान, मजीद अपडेट कीजिएगा अदालती फैसले से मुतालिक। जी बिल्कुल, चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस था जिसने अदालत में चेयरमैन PTI की जानिब से जमानत की दरख्वास्त जो थी वो करवा रखी थी और उस पर दलाइल भी दिए गए थे दोनों फरीकैन की जानिब से। अदालत ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत जो है उसको मुस्तरद कर दिया है। चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत पर अदालत ने फैसला महफूज किया था जो आज सुना दिया गया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ये फैसला सुनाया है और ये बड़ा फैसला है कि चेयरमैन PTI की जमानत दरख्वास्त है उसको मुस्तरद कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान राना, हमें अपडेट कर रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत को मुस्तरद कर दिया गया है। साइफर केस के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुनाया है। साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत को मुस्तरद कर दिया गया है। अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से महफूज फैसला सुनाया गया, जहाँ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत साइफर केस में मुस्तरद कर दी गई है। एक बार फिर से बात करेंगे नवाज शरीफ के और रिलीफ मिलने के हवाले से। दौरान समाअत नैब की जानिब से साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की हिमायत की गई हैं और इस हवाले से प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने अहम बयान देते हुए कहा कि अपीलें बहाल करने पर नैब को अब कोई एतराज़ नहीं है। अदालत अपीलें बहाल करती है तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। सीनियर सहाफ़ी तजियाकार शाहिद मितला साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। मितला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन बारहा ये कह चुका है कि जो आम इंतखाबात हैं वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। पहले बहुत से सियासतदानों ने भी इस पर कमेंट किया। मौलाना फजलुर रहमान ने किया कि मौसम हम देखते हैं कि असर होगी, बहुत मुश्किल हालात होंगे, इलेक्शन कमीशन को तारीख बदल देनी चाहिए। अब सदर मुमलिकत इस तरह के बयान दे रहे हैं, क्यों उन्होंने मुनासिब समझा? और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वफ्द मिला है मौलाना फजलुर रहमान को, उस हवाले से भी आपका कमेंट चाहूंगा। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जो आरिफ अलवी साहब ने बात की है कि इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे या उनको यकीन नहीं है, फिर उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नोटिस जो लिया गया उसके बाद उनकी भी उम्मीद बढ़ आई है। तो उसमें एक जो पिछले दिनों हमने डेवलपमेंट्स देखी कि सदर ममलकत के पास फ्रैंकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मौजूद थी 48(4) की, जिसके तहत वो इंतखाबात की डेट दे सकते थे, जिसकी वजह से इमरान खान भी नाराज नजर आते। अब देर से उनकी नाराजगी का इजहार भी नजर आ रहा है। मुख्तलिफ जो वकला वगैरह उनसे मिल के आते हैं वो बताते हैं कि इमरान खान साहब शदीद नाराज है आरिफ अलवी साहब की वजह से, और उसकी बुनियादी वजह वही है कि 48(4) के तहत उनके पास इख्तियार मौजूद था।
डेट दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दी। और जो अगस्त में जाते जाते पीडीएम की हुकूमत ने 57 जो सेक्शन है इलेक्शन एक्ट 2017 का, उसमें तरमीम की थी, तो वो उसको इलेक्शन कमीशन ने एक तरह से कहा कि हमारे पास ये इस्तेहकाक मौजूद है कि सिर्फ इलेक्शन की डेट इलेक्शन कमीशन ही दे सकता है। तो वो एक जो बद-एतमादी दोनों हाउसेस के दरमियान पैदा हुई, इलेक्शन कमीशन और प्रेसिडेंट के दरमियान, तो उसकी वजह से भी उनको ये बयान देना पड़ा। दूसरा ये भी है कि अभी भी अनसर्टेनिटी है सिस्टम में, अभी भी लोग बहुत सारे ये बात करते हैं, तजज़ियाकार अखबार नवीस की बात करते हैं कि अभी भी कुछ कहीं ना कहीं और किसी हलकों में ये बातचीत हो रही है, इंतखाबात ना किए जाएं, इंतखाबात ना मजीद डिले कर दिया जाए, यही केयर टेकर गवर्नमेंट जी मजीद डिले कर दिया जाए इंतखाबात को, हाँ मजीद डिले कर दिया जाए और केयर टेकर सेटअप को प्रलॉन्ग कर दिया जाए। लेकिन मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि इलेक्शन करवाना बहुत मैंडेटरी है, कंपल्सरी हो गया। उसकी बहुत सारी इंटरनल एक्सटर्नल कंपल्शंस हैं, कुछ इंटरवेंशन जो हैं वो ऐसी हैं जिसके बाद इलेक्शन से फरार मुमकिन नहीं है। मैं अगर आपके पास वक्त है तो मैं वो 3-4 चीजें एलैबोरेट जी जी प्लीज। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपके मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और वो इलेक्शन के बगैर रफा नहीं हो सकती, ठीक नहीं हो सकती, स्टेबिलिटी आ नहीं सकती। जब तक आपकी स्टेबिलिटी पॉलिटिकली स्टेबिलिटी नहीं आती, उस वक्त तक आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑन स्टेक होगी। तो इसके लिए जरूरी है कि नई गवर्नमेंट आए, नए मैंडेट के साथ अपने जो इकोनॉमिक एजेंडा है उसको फॉलो किया जाए। दूसरा ये है कि जो हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं जो बाहर काम कर रहे हैं, दूसरे मुल्कों में काम कर रहे हैं, उनके साथ जो बाहर की गवर्नमेंट्स है उस तरह से एंगेज नहीं कर पा रही हैं और वो समझते हैं कि ये इंटरिम पीरियड की गवर्नमेंट है, इंटरिम पीरियड का जो सेटअप है इसके साथ कोई भी एंगेजमेंट करेंगे वो उस तरह से फ्रूटफुल नहीं होगी। दूसरी रीजन ये है कि यहाँ पे भी जो डिप्लोमेट्स हैं वो हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो इंटरिम गवर्नमेंट है, केयरटेकर सेटअप है, उसके साथ उस तरह से एंगेज करने के लिए तैयार। ठीक है मिर्जा साहब, कमेंट आपका चाहूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बची खुची मरकजी क़यादत है वो मौलाना फजलुर रहमान को मिलने पहुंची और हम देखते रहे हैं माजी में किस तरह से मौलाना साहब को डीजल का खिताब दिया उसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो आज उनके दर पर पहुंचे हैं। तो आपको लगता है ये जो मुलाकात हुई है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की मर्जी से हुई है? जी डेफिनेटली उन्होंने ये हदायत जारी की थी कि असद कैसर साहब जो नेगोशिएशन का प्रोसेस है या जो रिकंसिलिएशन का प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाए। असद कैसर साहब एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी राबते में है और बाकी भी कई फ्रीकैन के साथ राबते में है। पिछले दिनों वो सदर आरिफ अलवी से भी मुलाकातें कर चुके हैं, मोहम्मद अली दुरानी के साथ भी मुलाकातें कर चुके हैं। तो वो आप देखिएगा कमिंग डेज में कुछ चीजें उस तरफ भी मूव हो रही हैं कि आपको मौलाना फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही पेज पे नजर आएंगे। और वैसे तो बड़े आर्च राइवल है एक दूसरे के, लेकिन चूंकि वो दोनों ये समझते हैं कि उनको मार्जिनलाइज किया जा रहा है और सबड्यू किया जा रहा है जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उससे, इसलिए वो चाहते हैं कि एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे के लिए गुंजाइश निकाली जाए। कुछ अर्सा पहले सदर जो साबिक सदर है आसिफ अली जरदारी, उनकी भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई थी। उसमें भी उन्होंने कहा था कि जो पॉलिटिकल एंटिटीज हैं दूसरी दिगर जो है इंक्लूडिंग पीटीआई, उनके लिए कोई ना कोई स्पेस क्रिएट की जाए। अगर उनके लिए पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए स्पेस क्रिएट होगी तो वो डेफिनेटली हमारे फायदे में भी है। और ठीक है, तो मिर्जा साहब आप इस करंट सिचुएशन में देख रहे हैं जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स, जी जी प्लीज प्लीज प्लीज। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पीटीआई का मौलाना फजलुर रहमान के पास आना बड़ी मस्बत पेशरफ्त है। हमारी सियासत हमेशा से इसी तरह से थी, रवायात की हामिल थी, उसमें बड़ी बुर्दबारी थी और बड़े तहम्मुल मिजाजी थी और इस तरह के मामला होते थे, एक दूसरे को इज्जत दी जाती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीटीआई ने इस कल्चर को सबताज किया और इंतहाई मिस यूज किया अपनी पॉपुलैरिटी का और हर एक पर इल्जाम तराशी करते थे, हर एक पर चढ़ दौड़ते थे। लेकिन फिर मिर्जा साहब इसका मतलब तो यही हुआ ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जब वजीर आजम थे तब उन्होंने कुछ नहीं सीखा, अब जेल में जाकर आपको लगता है कि अब वो कुछ सीख चुके हैं? देखिए, इमरान खान साहब, वैसे तो ये बात शरीफ फैमिली के बारे में कही जाती है लेकिन ऐसा नहीं है। जो इमरान खान है उनके बारे में ये बिल्कुल बात सादिक आती है
कि वो जब इक़्तिदार में होते हैं या पावर में होते हैं तो वो गिरेबान पकड़ते हैं, और जब इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो वो पाँव पकड़ते हैं। तो अब वो हर एक के पाँव पकड़ने के लिए तरले मिन्नत कर रहे हैं, अपने डेलीगेशन भी भेज रहे हैं और लोगों को भी इंगेज कर रहे हैं। अब तो बल्कि जेल से उन्होंने पिछले दिनों पैगाम भी भेजा है शोएब शाहीन साहब के थ्रू कि मैं किसी भी पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। ये उनका स्टांस बिल्कुल डिफरेंट है जो वो पिछले 22-23 साल से लेते रहे। अब वो कह रहे हैं कि मैं पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ बैठने के लिए तैयार हूं, और यही पॉलिटिकल लीडरशिप उनको बार बार कहती रही है कि भाई आप हमारे साथ बैठे, तो हम जो सियासी लेकिन वो पसंद नहीं करते थे, वो बात करना, वो सलाम करना तक पसंद नहीं करते थे। अच्छा, नवाज शरीफ को जिस तरह से नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल रहा है, ये पॉलिटिकल आदमी है अनफॉर्चुनेटली, और उन्होंने कुछ उस तरह से सीखा नहीं, अपनी एरोगेंस की वजह से आज वो जेल में भी है। उनकी वजह से पाकिस्तानी सियासत में बड़ी सारी खराबियां आई। देखिए, ये आज हमारी एक पूरी जनरेशन मैं समझता हूँ खराब हो गई है, तबाह हो गई है। अब उस जनरेशन को करप्शन के अलावा कोई बात सोचती नहीं है, चोर चोर के अलावा उनको कोई नारा उनके जहन में नहीं आता है। तो इस तरह से एक पूरी नस्ल का जो तो मतलब साहब अभी हम देख रहे हैं, अभी हमारा निजाम फिर कैसा है कि जो लाडला हो जाए उसके लिए तमाम रास्ते बहाल कर दिए जाते हैं। जिस तरह से आप समझते हैं कोई ऐसी मिसाल मिलती है जिस तरह से नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दिया जा रहा है, इन्हीं तमाम केसेस में उन्हें वजारत उज़्मा से हटाया गया, उन्हें मुल्क से बाहर जाना पड़ा, उन्हें जेल काटनी पड़ी। ये देखिए, हमारे यहाँ एक सर्कल है और यही सर्कल पिछले 70 सालों से चला आ रहा है। कभी कोई लाडला होता है, कभी कोई लाडला होता है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली फौजी लीडरशिप ने कोई 33-34 साल इस मुल्क पे हुकूमत की है, तो उसका तसलसल भी हमें किसी न किसी शक्ल में देखने को मिलता है। हाइब्रिड रिजीम पिछले, आपको पता है, पिछले 2018 से पिछले 6-7 साल से हाइब्रिड रिजीम चल रहा है। तो शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, वो भी हाइब्रिड रिजीम की कॉन्टिन्यूशन थी, और अभी टेकर भी उसी की कॉन्टिन्यूशन है। और मैं समझता हूं कि नेक्स्ट टाइम भी जो सेटअप आएगा, जो गवर्नमेंट आएगी, नवाज शरीफ तो मुझे वज़ीर आज़म बनते कभी नजर आते हैं, तो ये बात हो रही है कि वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे, वो वज़ारत उज़्मा के लिए ही आए। लेकिन मुझे लगता है कि वो भी हाइब्रिड सिस्टम की, हाइब्रिड सेटअप की कॉन्टिन्यूशन होगी। और ये बात सच है कि एक वक्त में कोई लाडला हो जाए तो उसके लिए तमाम तरह की सहूलतें, तमाम तरह के अदालतों के मुश्किलात के दरवाजे खुल जाते हैं, और जो ज़ेरे अताब होता है उसके लिए मामूली मुश्किल भी रफा होना मुश्किल हो जाती है। तो आज के लाडले बिलाशुबा नवाज शरीफ साहब है, लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि नवाज शरीफ के साथ शदीद ज्यादती हुई है। उनकी बेटी को, उनके पूरे खानदान को जेलों में रखा गया, और आप ये देखिए कि उनको इकामे पे नाअहल किया गया। पनामा की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में जाती है, लेकिन मितला साहब ज्यादती तो अवाम के साथ हुई है। ये लोग तो फिर इक़्तिदार में आ जाएंगे। जिस तरह से रास्ते उनके लिए बहाल किए जा रहे हैं, अवाम का तो फिर कोई नहीं सोच रहा है। पहले हमने देखा रिजीम चेंज के हवाले से बात की जाती रही, उससे पहले कहा जाता रहा कि मुझे क्यों निकाला। अभी करंट सिनेरियो में आप क्या देख रहे हैं? कुछ अलायंसेस बन सकते हैं मुस्लिम लीग नून के खिलाफ? जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती दिखाई दे रही है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर माइनस होती है तो उसका नुकसान फिर सबको होगा। डेफिनेटली अगर कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज होती है इस एतबार से कि उसको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाता है। देखिए, बिलाशुबा पीटीआई ये एक पॉपुलर जमात है, नून लीग भी पॉपुलर जमात है, लेकिन अगर एक दूसरी पॉपुलर जमात पीटीआई को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाता तो इलेक्शन की शफाफियत पे बहुत सारे सवालात उठेंगे। जो इलेक्शन की लेजिटिमेसी है वो चैलेंज हो जाएगी, जो कि आगे जाके हमारे लिए मसाइल पैदा करेगी। तो इसलिए ये जरूरी है कि उनको भी लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। तो ये बात भी सच है कि 2018 में मुस्लिम लीग नून के साथ भी इसी तरह का जबर रवा रखा गया था, इसी तरह से जबर से उनकी तमाम सीटें ली गई थी। बहुत सारे हलकों पे आपको पता है आरटीएस को बैठा दिया गया था। मैंने खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सवाल किया था, भाई 5 साल आपको हमने फीड किया, इस गरीब कौम ने फीड किया और इसी एक दिन के लिए आपको फीड किया, लेकिन आप उस एक दिन में भी परफॉर्म नहीं कर सके। तो ये बस हमारा सिस्टम इसी तरह से चलता आ रहा है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं समझता हूँ कि जो नवाज शरीफ के साथ जो ज्यादती हुई थी वो ज्यादती भी किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। अगर चीजें कोर्स करेक्शन की तरफ जा रही हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ हल्के फिर यही कह रहे हैं कि आर्मी इंस्टॉलेशंस पर अटैक करने वालों को दोबारा से किस तरह से मौका दिया जाए?
देखिए ये गलतियां होती रहती हैं। हम तालिबान के साथ बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक सियासी जमात के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह की हरकतें, इसी तरह की चीजें टीएलपी कर चुकी है। टीएलपी की लीडरशिप ने तो उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा को धमकियां भी दी थी। इन्होंने तो उस तरह से अभी तक नहीं किया है, इनको नहीं करना चाहिए था। 9 मई बिलाशुबा पाकिस्तान का साफ दिन था, और आर्मी जो कि हमारी दिफा की जामिन है और जिससे हमारे सारे अपने बहन भाई दोस्त अहबाब सारे उसी आर्मी में सर्व करते हैं, वो हमारा हिस्सा है, हम उनका हिस्सा है। उनके साथ इस तरह से नहीं होना चाहिए था कि उनकी लेजिटिमेसी को, उनकी एंटिटी को, उनकी एग्जिस्टेंस को चैलेंज कर दिया जाता। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था और बिलाशुबा इमरान खान साहब ने ये किया, बाकायदा ब्रेन वॉशिंग की, माइंड मेकअप किया, अपनी जो सपोर्ट बेस थी उसका, अपने वर्कर्स का उन्होंने माइंड मेक किया और उसके बाद वो फिर इतने ज्यादा इश्तियाल अंगेज हो गए कि उन्होंने हमला कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफी तजियाकार शाहिद मितला साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेकर आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। एक वक्त था जब पाकिस्तान में ऐसा अस्पताल बनाने का ख्याल जहां कैंसर के इलाज की जदीद तरीन सहूलियात हर फर्द को बिला इम्तियाज हासिल हो, ये नामुमकिन बात लगती है। लेकिन जब शौकत खानम अस्पताल ने 29 दिसंबर 1994 को अपने दरवाजे मरीजों के लिए खोले थे, तो उस वक्त से आज तक खिदमत का ये सफ़र कभी भी नहीं रुका, बल्कि वक्त के साथ और लोग भी इस मिशन का हिस्सा बनते गए। ये सिलसिला आगे बढ़ा और मार्च 2011 में पेशावर में दूसरे शौकत खानम अस्पताल की बुनियाद रखी गई, जो कि 29 दिसंबर 2015 को पाया तकमील को पहुंचा। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के तीसरे और सबसे बड़े शौकत खानम अस्पताल कराची की तामीर तेजी से जारी है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीएमओ शौकत खानम अस्पताल डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हमने देखा कि लाहौर और पेशावर के बाद अब कराची में भी ये मंसूबा शुरू किया गया है। पाकिस्तान कैंसर ट्रीटमेंट का ये हॉस्पिटल होगा। ऑब्वियसली कराची की ज़रूरियात ज़्यादा हैं, कराची बहुत बड़ा शहर है, और फिर अगर हम कराची को रिलेट करते हैं तो जो पूरे सूबे के लोग हैं वहाँ पर आते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए। बिल्कुल जी, थैंक यू। कराची में हम तीसरा और सबसे बड़ा शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं जो लाहौर के हॉस्पिटल से दुगना है साइज़ में और फैसिलिटीज़ में, क्योंकि कराची खुद इतना बड़ा है, पूरे सिंध को और जनूबी बलूचिस्तान को ये सर्व करेगा। लाहौर और पेशावर में मिला के हम 12,000 नए मरीज़ एक्सेप्ट करते हैं हर साल कैंसर के लिए, और 35,000 के करीब फॉलो अप में होते हैं। पर 1,80,000 कैंसर पेशेंट्स हैं पूरे पाकिस्तान में हर साल, तो इसलिए भी एक ज़रूरत थी कि कराची में बने तीसरा। और फाइनली कराची के लोगों ने हमेशा लाहौर को और पेशावर को सपोर्ट किया। शौकत खानम को 20% हमारी डोनेशंस पिछले 35 साल से कराची से आ रही हैं, जबकि हमने कोई वहाँ सर्विस नहीं प्रोवाइड की। तो हमारा ये भी था कि पे बैक टाइम है कि हम कराची वालों के लिए भी अब कुछ करें जिन्होंने इतने सालों से बाकी मुल्क के कैंसर पेशेंट्स को सपोर्ट किया है। इस तरह ठीक है, तो इट मीन्स के डबल कैपेसिटी का ये हॉस्पिटल बनने जा रहा है, तो कब तक ये एक्सपेक्टेड है प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा? सो इंशाल्लाह अब ये थोड़ा सा डिलेड था इस साल, वरना तो इस साल के अखीर में खुल जाना था, लेकिन इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से थोड़ा डिले हुआ है। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगले साल के अखीर तक ये खुल जाएगा कराची। ठीक है। अच्छा, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, तो वहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? कैंसर के कितने अक़साम वहाँ पर हैं? वहाँ पर किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाएगा? इंशाल्लाह जब ये फुली फंक्शनल होगा कराची का हॉस्पिटल, तो जितने हम अभी लाहौर और पेशावर में कंबाइंड पेशेंट्स लेते हैं उतने ही और हम कराची में एक्सेप्ट करेंगे, तो 10 से 12,000 नए कैंसर पेशेंट्स ट्रीट किए जाएंगे वहाँ पे। उधर भी इसी तरह जैसे लाहौर और पेशावर में 75% से ज़ायद मरीजों का फ्री इलाज होता है, यही मॉडल कराची में भी होगा। ठीक है, और तमाम सहूलियात तशखीस के लिए, इलाज के लिए वहाँ एक ही छत के नीचे मरीजों को मुयस्सर की जाएंगी। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं कि डे बाय डे चेंज होती जा रही है, और जाहिर बात है आप जो अपने पुराने सेटअप्स हैं, जैसे हम लाहौर की बात करें, पेशावर की बात करें, वहाँ पर भी जैसे कि टेक्नोलॉजी चेंज होती होगी उसका भी लाया जाता है। तो अस्पताल में जो कराची में बन रहा है उसमें कौन कौन सी जदीद सहूलियात हैं? उसमें जी तमाम तशखीस की जो सहूलियात हैं वो हैं, जो पैथोलॉजी लैब, रेडियोलॉजी, CT, MRI, प्लस वहाँ पे हम पेट स्कैनर भी लगा रहे हैं कराची में। फिर जो इलाज के लिए ज़रूरी होती है, कैंसर का इलाज कीमोथेरेपी या दवाइयों से होता है, बिजली की शुआओं से होता है और सर्जरी से। सो बिजली की शुआओं की जो मशीनें हैं वो लाहौर में हमारे पास 5 हैं और कराची में हम 10 लगा रहे हैं। लाहौर में 8 ऑपरेशन थिएटर हैं, वहाँ 16 बना रहे हैं, इसीलिए ताकि तमाम फैसिलिटीज़
स्टेट ऑफ द आर्ट हो, लेटेस्ट इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी हो और डबल भी हो। ठीक है। अच्छा, जब हम टेक्नोलॉजी को तो हम बाय कर लेते हैं, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए भी फिर हमें एक्सपर्ट्स चाहिए, तो उन पर किस तरह से काम किया जा रहा है कराची में? आपको लगता है कि उस हवाले से कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है? सो ये एक्चुअली सबसे की इशू है कि पैसा तो आ जाता है, इक्विपमेंट भी आ जाती है, बिल्डिंग भी बन जाती है, एक्सपर्टीज जो है, लोग सबसे ज़रूरी होते हैं। और एक तो ये कि कराची में ऑब्वियसली ज़्यादा वाइडर बेस है जिससे हम रिक्रूट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म पहले से है, हॉस्पिटल्स और भी हैं, नर्सेज हैं, लेकिन नॉनदलेस हम अपने भी लोग ट्रेन करते हैं। सो हम लाहौर में ऑलरेडी लोगों को ट्रेन कर रहे हैं फॉर पोजीशंस इन कराची। ठीक है। और कराची से हमने डॉक्टर्स रिक्रूट किए हैं कुछ, जो लाहौर में ट्रेन होने के बाद अब बाहर गए हैं, हमने ही भेजा है उनको फर्दर ट्रेनिंग के लिए, तो वो आके इनिशियल जो टीम होगी वो उससे बनेगी इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से एक ये मैं चाहूँगा आप कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर कीजिएगा, क्योंकि लोगों के जहनों में डाउट फिर रह जाते हैं। जैसे 75% लोग हैं, हम सुनते हैं कि उनका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है, और जो 25% लोग हैं उनको चार्ज किया जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि दोनों को एक जैसा ट्रीटमेंट मिलता है, एक जैसे फैसिलिटेट किया जाता है? क्योंकि लोगों के जहनों में ये है कि फिर जो लोग पे कर रहे हैं उन्हें शायद अच्छा फैसिलिटेट करते हैं। नहीं, हमारी जी को वैल्यूज हैं क्वालिटी और इक्वालिटी। हर चीज़ हम आला मयार के बेसिस पे करना चाहते हैं, एंड सबसे ज़रूरी है कि हम तमाम मरीज़ों को वही फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। जब एक पेशेंट एक्सेप्ट होता है तो हम ये नहीं देखते कि उसको वो खुद पे करेगा या कोई और पे करेगा उसके लिए, हम सिर्फ ये देखते हैं कि उसकी बीमारी की जो स्टेज है वो ऐसी है जो हम ट्रीट कर सकें। तमाम फैसिलिटीज़, चाहे वो तशख़ीस के लिए हों, दवाइयाँ, जो डॉक्टर्स उनको देखते हैं, जो खाना उनको मिलता है हॉस्पिटल में, जिन कमरों में वो रहते हैं, वो तमाम एक जैसे होते हैं, सबके लिए इक्वल है। हमारे VIP रूम्स या प्राइवेट रूम्स नहीं हैं, तमाम इन पेशेंट रूम्स में 2 मरीज लेटे होते हैं। ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि एक खुद पे कर रहा है, दूसरा किसी और ने उसके लिए पे किया हुआ है, और डॉक्टर्स और नर्सेज को नहीं पता होता कि कौन पे कर रहा है। ठीक है। ताकि आप कोई फ़र्क ना कर सकें इलाज में या डिलीना में। अच्छा, अक्टूबर का महीना जिस तरह से हम देखते हैं ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के हवाले से, अभी पाकिस्तान में आप क्या देख रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से? क्या सिचुएशन है? शौकत खानम इस सिलसिले में क्या काम कर रहा है, क्या खदमात अंजाम? ब्रेस्ट कैंसर जी पाकिस्तान का ख़वातीन में सबसे कॉमन कैंसर है। ओवरऑल तकरीबन 25% हमारे जो मरीज़ आते हैं शौकत खानम में वो ख़वातीन होती हैं जिनमें ब्रेस्ट कैंसर होता है। और अगर ख़वातीन को देखें तो तकरीबन 50% जो आती हैं मरीज़ उनमें ब्रेस्ट कैंसर होता है। अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसी बीमारी है जो मुकम्मल इलाज के काबिल है अगर अर्ली स्टेज में मरीज़ आए, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादातर मरीज़ जो हैं वो स्टेज 3 में आते हैं, जिसमें फिर एक ऐसी बीमारी जो काबिल इलाज होती है वो लाकाबिल इलाज हो जाती है। तो ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि तशख़ीस की सहूलियात कम हैं, बट ऑल्सो बिकॉज ख़वातीन घबराती हैं, शर्माती हैं दिखाते हुए, किसी को बताते हुए या बात करते हुए। तो पिछले 30 साल से शौकत खानम ने इस पे बहुत काम किया, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस बढ़ाने पे। जब हमने शुरू किया था शौकत खानम तो आप TV पे आके ये बात नहीं कर सकते थे, मीडिया में ये बात नहीं होती थी। तो अब तो हर जगह माशाल्लाह ये बात होती है, अवेयरनेस भी होती है। और कुछ एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हम देख रहे हैं कि कुछ स्टेज माइग्रेशन हो रही है, ज़्यादा ख़वातीन अब स्टेज 2 में आना शुरू हो गई हैं, तो इसका इफेक्ट नजर आ रहा है इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान हम देख रहे हैं जिस मौशी हालात से गुजर रहा है, ऑब्वियसली फिर वो भी मेरा ख्याल है कुछ रीजंस हैं जो कि कराची का प्रोजेक्ट थोड़ा सा लेट हो गया है। अवाम की तरफ से जो सपोर्ट है उसको फिर आप कैसा देख रहे हैं? क्योंकि अवाम तो खुद अभी फंसे पड़े हैं। बिल्कुल। तो डोनेशंस क्या उस तरह से आ रही हैं या? हर साल पिछले 30 साल से हमारी जो ज़कात और एहतियात हम कलेक्ट करते हैं वो पिछले साल से ज़्यादा होती हैं, और अब अभी भी ऐसा ही है। इस साल भी ज़कात और एहतियात हमने पिछले साल से ज़्यादा इकट्ठी की, और इसी वजह से हर साल हम उससे पिछले साल से ज़्यादा मुस्तहक मरीजों का फ्री इलाज करें। ठीक है। लेकिन प्रोजेक्ट डोनेशंस जितनी हमें चाहिए हैं वो बहुत बढ़ गई हैं इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से। ये पहले 22 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था, अब ये 30 अरब का हो गया, इन्फ्लेशन की वजह से, डिवैल्यूएशन की वजह से। ठीक है। तो वो टारगेट मीट करना मुश्किल हुआ है। खासतौर पर इस साल के अखीर में हमारा प्लान था कि हम कुछ बड़े फंड रेजिंग इवेंट्स करेंगे, जो मौजूदा हालात की वजह से हम नहीं कर पाए। बट इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट चल रहा है, काम रुका नहीं है, अभी भी एक दिन भी नहीं रुका, और इंशाल्लाह ये लोगों के सपोर्ट से अगले साल तक इंशाल्लाह। अच्छा, जिस तरह शौकत खानम को तो हम देखते हैं कि हर साल दुनिया भर से एहतियात आते हैं, तो उनकी जो ट्रांसपेरेंसी है, शफाफियत है, उसको कैसे बरकरार रखते हैं? हम रजिस्टर्ड हैं ओवरसीज एज अ चैरिटी और विद इन पाकिस्तान ऑल्सो। हमारे जो तमाम अकाउंट्स हैं ओवरसीज भी और लोकली पाकिस्तान में भी, वो ऑडिटेड हैं बाय AF फर्ग्यूसन्स, जो पाकिस्तान की लीडिंग फर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की। तमाम हमारे अकाउंट्स 1994 से वेबसाइट पे हमारे अवेलेबल हैं, कोई भी देख सकता है। और हम हमेशा इंकरेज करते हैं लोगों को कि खुद आके देखें हॉस्पिटल,
खुद आके बात करें मरीजों से, पूछें उनसे कि उनका इलाज फ्री हो रहा है कि नहीं, और लोगों को क्लियरली ये यकीन है कि होता है, और इसीलिए हर साल पिछले साल से ज़्यादा वो हमें ज़कात और एहतियात देते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे कोई भी शख्स है वो अपनी अगर ज़कात या एहतियात देना चाह रहा है, उस हवाले से आप कोई पैगाम देना चाहते हो, और ऑब्वियसली अवेयरनेस तो जितनी भी हो जाए इस हवाले से वो कम ही रहती है, तो आप क्या समझते हैं कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू ईजिली हम भी पार्टिसिपेट कर सकें? एक तो ये कि मैं अपील करूंगा जो देख रहे हैं आपका प्रोग्राम आज, वो अभी 7770 पे एक ब्लैंक SMS भेजें, ठीक है, तो शौकत खानम को 20 रुपए मिलेंगे। ठीक है। 5 SMS भेजें तो शौकत खानम कराची में एक आपकी ईंट लग जाएगी। 0800 11 555 पे आप फ़ोन करें तो हमारे नुमाइंदे आपके घर से आके आपकी कैश या चेक एक्सेप्ट करेंगे और रसीद भी देंगे। तमाम बैंक्स में हमारा अकाउंट है, किसी भी बैंक में आप जाके पैसे जमा करा सकते हैं, बैंकिंग ऐप से दे सकते हैं, अपने फ़ोन के ज़रिए क्रेडिट कार्ड से दे सकते हैं, और हमारी वेबसाइट है www.shaukathanam.org.pk, वहाँ तमाम ये डिटेल्स हैं। मैं ये बस कहता चलूँ, UK, US, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, फ्रांस और UAE में हम रजिस्टर्ड हैं एज अ चैरिटी। आई नो आपके बहुत सारे गैर मुल्की पाकिस्तानी भी आपका प्रोग्राम देखते हैं, वहाँ पे भी वो डोनेट कर सकते हैं और वहाँ उनको टैक्स रिलीफ भी मिलता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि कैंसर के पेशेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है, आप भी उस पर काम कर रहे हैं, लाहौर, पेशावर, अब कराची में भी एक बहुत बड़ा सेटअप बनाया जा रहा है, तो अवेयरनेस के हवाले से आपको लगता है कितनी कमी है अभी भी? क्योंकि हम लोगों के यहाँ रुझान तो यही है कि हम लोग टेस्ट की तरफ नहीं जाते हैं। कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो अगर हमें महसूस होते हैं तो फिर हमें फॉरेन टेस्ट की तरफ जाना चाहिए, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपके पास मोस्ट ऑफ द केसेस आ रहे हैं जो कि 3rd स्टेज पर पहुंच चुके हैं? बिल्कुल। कुछ वार्निंग सिम्टम्स, एक तो कुछ लाइफस्टाइल चीजें हैं, आप अपना वजन ठीक करें, हेपेटाइटिस की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, ठीक है, सिगरेट, पान, गुटखा, इस तरह की चीजें ना इस्तेमाल करें जिनसे कैंसर होता है और जिनको सबको पता है कि इनसे कैंसर होता है। उसके अलावा अगर आपको वजन कम हो रहा हो, आपको किसी वजह से बगैर लंबा बुखार चल रहा हो जो ठीक ना हो रहा हो, कहीं भी जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगे जो कुछ हफ्तों के लिए चले, कहीं से ब्लीडिंग होने शुरू हो जाए, मसूड़ों से, नाक से, पखाने के रास्ते, काले पखाने आए, इस तरह की कोई भी अगर सिम्टम्स हो, या कहीं पे भी आपको गर्दन में या छाती में कोई गिल्टी महसूस हो, ये अलामात हो सकते हैं अर्ली स्टेजेस ऑफ कैंसर के, तो इनको जरूर चेक करवाना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। CMO शौकत खानम अस्पताल डॉक्टर आसिम यूसुफ हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन देख लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से। आज पाकिस्तान डू एंड डाई की पोजीशन वाला मैच खेलने जा रहा है और हम सबको ही बतौर पाकिस्तानी पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तानी टीम कम बैक करने की पूरी सलाहियत रखती है और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टीम पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म करेगी। कौमी खिलाड़ी भी इसलिए मुकम्मल तौर पर तैयार दिखाई दे रहे हैं। शादाब खान भी काफ़ी पुरुम्मीद हैं। भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और कहा कि बुरे दिन आते हैं और कल से हमारे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। जो तनकीद हो रही है वो भी सही हो रही है। शादाब ने कहा कि वो बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, जिस टीम की बॉलिंग फॉर्म अच्छी होगी वो ही टीम आगे जाएगी। दूसरी जानिब क्रिकेट बोर्ड ने अपने पैगाम में कहा है कि कौमी टीम की मतवातर 3 नाकामियों पर बोर्ड शायकीन क्रिकेट के जज्बात और एहसासात को समझता है। अलबत्ता इस मौके पर बोर्ड इंतजामिया, अवाम और साबिक क्रिकेटर से उम्मीद रखती है कि मुश्किल की इस घड़ी में कप्तान बाबर आजम और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की जाए। पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर को उम्मीद है कि पाकिस्तान अब जुम्मे का मैच जीतने के साथ साथ वर्ल्ड कप में एक नया मोड़ भी इख्तियार करेगी और सेमीफाइनल में इंशाल्लाह जरूर पहुंचेगी। साबिक कप्तान मिसबाह हक ने इंकशाफ किया है कि हमारी क्रिकेट कमेटी का ख्याल था चूंकि वर्ल्ड कप में टीम का सामना मुख्तलिफ साइड से होगा, इसलिए अबरार अहमद को स्क्वाड में शामिल होना चाहिए। मिसबाह ने कहा कि यह मेरा और हफीज का मशवरा था, ताहम सिलेक्टर्स ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मुश्किलात में इजाफा भी हुआ है क्योंकि फास्ट बॉलर हसन अली बुखार में मुब्तला हैं। हसन अली आज टीम के प्रैक्टिस सेशन में भी शरीक नहीं हुए और उनकी कल आज जो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच होने जा रहा है
उसमें भी शिरकत मशकूक दिखाई दे रही है। कल होने वाले मैच की बात करें तो वर्ल्ड कप का एक और अपसेट हो चुका है। दिफाई चैंपियन इंग्लैंड श्रीलंका से भी हार गया है। बेंगलुरु क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए आईसीसी वर्ल्ड कप के इस 25वें मैच में इंग्लैंड ने श्रीलंका को जीत के लिए 157 रन का इंतहाई आसान हदफ दिया था, जिसे श्रीलंका ने 25.4 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया था। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट नसीम राजपूत साहब ने। नसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो अपील की गई है उन तमाम क्रिकेटर से, साबिक क्रिकेटर से, तजियाकारों से, अवाम से कि वो दुआएं करें, टीम को बैकअप करें, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो स्टेटमेंट के एंड पे हमने देखा, जो मलबा सारा चीफ सेलेक्टर पर डाल दिया गया और कप्तान पर डाल दिया गया, ये कितना गलत है? ड्यूरिंग वर्ल्ड कप इस तरह की स्टेटमेंट सामने आना, अपने कंधों से बोझ उतारकर अब इन 2 लोगों पर डाल दिया गया। बिल्कुल सही बात है। और ऐसे वक्त में कि जब अभी पाकिस्तान की कैंपेन खत्म नहीं हुई है, अभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप का हिस्सा है, अभी पाकिस्तान ने 4 क्रूशल मैचेस खेलने और पूरे वर्ल्ड कप में अगर घुमन साहब आप उठाकर देखेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि जितनी कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट पाकिस्तान की जानिब से अभी आए हैं, आप कंटिन्यूएशन में 3 मैच हारने के बाद ऐसे स्टेटमेंट दिखाई नहीं दिए। और हर कोई ये कह रहा है कि हम कम बैक करेंगे। कैसे कम बैक करेंगे? हमारे लिए खुद ये एक अचंभे वाली बात बनी हुई है, क्योंकि हम अफगानिस्तान से मैच हार गए, हमने 282 रन करवा दिए वहां पर एक अच्छी बॉलिंग फ्रेंडली पिच के ऊपर। देन आज हम जिनसे मैच खेल रहे हैं वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, जिस तरीके की वो लोग हिटिंग कर रहे हैं। लेकिन आपने बड़ी खूबसूरत बात कही कि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ साहब को या पीसीबी के मीडिया डिपार्टमेंट को इस तरह का स्टेटमेंट इस वक्त नहीं देना था। ये बड़ी बुजदिली वाली बात लगी कि आप अभी टीम बाहर भी नहीं हुई है और आप पहले से हाथ खड़े कर रहे हैं कि देखें जी मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं था। आपका ताल्लुक खत्म हो नहीं सकता, इस वजह से नहीं हो सकता कि एंड ऑफ द डे साइन आपका होता है हर टीम के ऊपर। तो ज़का अशरफ साहब सिर्फ आपने बाबर आजम के कहने पर या इंजमामुल हक के कहने के ऊपर टीम बना दी। आपने किसी से नहीं पूछा कि एक आपका ओपनिंग बैटर जो है वो पिछले 12 मैचों से नाकाम है, आप जिसको वाइस कप्तान बना के लेके जा रहे हैं वो पिछले 8 मैचों से नाकाम है। अगर आपने ये सवाल नहीं किए तो फिर तो आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। फिर नंबर 2, आप 3 साल का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, ये किस परफॉर्मेंस की बुनियाद पे दिया आपने बिफोर वर्ल्ड कप? आप एशिया कप की परफॉर्मेंस आप देख के आ रहे थे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो फेवरेट बनकर एशिया कप में गई थी, उसके बाद जिस तरह में इंडिया के खिलाफ शिकस्त हुई हम संभल ही नहीं सके और वहां से आज तक संभल नहीं पाए। आपने उसके बावजूद लेकिन नसीम साहब अभी करंट सिचुएशन में तो हम ये देख रहे हैं कि बाबर आजम पर तमाम मलबा डाला जा रहा है, हर तरफ से बाबर पर तनकीद हो रही है। शाहीन अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं तो कहा जा रहा है कैप्टन अच्छा नहीं है, कोई बल्लेबाज नहीं चल रहा तो ये कहा जा रहा है कि बाबर अच्छा कैप्टन नहीं है, कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं तो कहा जा रहा है बाबर अच्छा प्लेयर नहीं है। ये किस तरह का इंसाफ करें बाबर आजम के साथ? वो अपना काम, अगर वो बैटिंग की बात करें, नंबर 1 बैटर हैं, अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से दे रहे हैं, टीम को पहले भी लेकर चलते आए हैं, तो ये जो मैनेजमेंट है इन्होंने क्या अब सिर्फ बाबर को हटाने के लिए फिर हम ये समझें कि ग्राउंड बनाना शुरू कर दिया? देखिए, बाबर अगर हट जाएं तो ज्यादा बेहतर ही है, अगर आप मुझसे पूछेंगे, क्योंकि वो जितने बड़े परफॉर्मर हैं उनको उसी जानिब पे रहने दें, पाकिस्तान के लिए रिकॉर्ड करने दें। देखिए, सबसे पहले तो बाबर की अपनी इंटेंट पे सवाल होता है। घुमन साहब, बाबर ने अपनी दोस्ती यारी में जिनको लेकर आप गए थे आज वही आपके लिए मसाइल का सबब बने हुए, और ये पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री रही है, आज से नहीं है ये। यहाँ वसीम अकरम के खिलाफ भी बगावत हुई है, यहाँ जावेद मियादाद के खिलाफ भी बगावत हुई है, यहाँ बचा कोई नहीं है। लास्ट वर्ल्ड कप आपको याद होगा, चैंपियंस ट्रॉफी जीत के गए थे, देन 2019 वर्ल्ड कप में एकदम से वही टीम का शिराजा बिखर गया था जो चैंपियंस ट्रॉफी में बिल्कुल एक टीम बनी हुई थी जी। तो हमारे यहाँ सोच की बात यह है कि हर वर्ल्ड कप के बाद हमारा रीबिल्ड प्रोसेस शुरू होता है, और वो रीबिल्ड प्रोसेस वर्ल्ड कप में जाते जाते बिल्कुल भी बिल्ड नहीं रह पाता है, और वो इस कदर टूट जाता है कि फिर उसके बाद हमारी पर्सनल अना जो है ना वो 25 करोड़ की दुआओं पे भारी हो जाती है। और एक बाबर आजम कसूरवार नहीं है, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अगर शाहीन शाह अफरीदी विकेटों में गेंद नहीं कर रहे तो वो भी कसूरवार है। हारिस रऊफ हर मैच में आके 80-90 रन दे रहे हैं, वो बहुत बड़े कसूरवार है।
रिजवान अहमद आपने रन जरूर स्कोर किए, लेकिन सबसे ज्यादा डॉट बॉल। लेकिन नसीम साहब अभी तासुर तो फिर यही आ रहा है कि कप्तान हमारे इतने ताकतवर हैं कि उन्होंने चीफ सिलेक्टर की बात भी नहीं सुनी, उन्होंने टीम मैनेजमेंट की बात भी नहीं सुनी। तो काम तो ये मैनेजमेंट क्या कि वो देखे कि स्क्वाड में कौन से लोग शामिल हैं, उनकी फिटनेस कैसी है। वसीम अकरम ने कहा 2 साल से इन लोगों के फिटनेस टेस्ट नहीं हुए हैं। बेंच पर जो लोग रिजर्व बैठे हैं वो भी कोई इतनी खास सलाहियतों के हामिल तो नहीं है कि जिन्हें हम यूटिलाइज कर लें और वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे। भाई हम लेके ही ऐसे लोग जाते हैं ना अनवर भाई, हम लोग ऐसे लेकर जाते हैं कि जिनकी जरूरत ही नहीं पड़े और जो मेरे सारे दोस्त हैं वो खेल जाए। देखें आप वसीम जूनियर को लेकर गए, आप हसन अली को लेकर गए, आप जमान खान को इंडिया लेकर गए, ट्रैवलिंग रिजर्व लेकर गए, आप अबरार को ट्रैवलिंग रिजर्व लेकर गए। तो ये फॉल्ट तो है ना, मैं कह रहा हूँ ये बाबर आजम का बहुत बड़ा फॉल्ट है जो उन्होंने दोस्ती यारियां निभाई। उससे बड़ा फॉल्ट ये इंजमाम का है कि जो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी थे और उन्होंने बगैर किसी पूछे हुए कि जी बाबर आप कह रहे हो ओके मैं साइन करता हूँ, उससे बड़ा फॉल्ट ये चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी का है कि वो 2 आदमियों से भी आपने क्या जानकारी हासिल की, क्या पूछा और आप किस तरीके से मुतमईन हो गए। तो यहाँ कोई मुबर्रा नहीं हो सकता अनवर भाई। अगर अल्लाह ना करे पाकिस्तान के रिजल्ट्स खराब होते। लेकिन नसीम साहब जब वर्ल्ड कप में जाने लगे थे, लेकिन जब हम वर्ल्ड कप में जाने लगे थे उस वक्त जब बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था जी मैं तो ग्राउंड में जवाब दूंगा, मैं सबको पूरा करूंगा। फिर अभी भी जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख रहे हैं हारने के बाद जो बयानात हैं वो इस तरह के हैं कि कल तो जी आप एक बड़ी नई टीम देखेंगे। इस तरह की स्टेटमेंट्स की कोई जरूरत है? विक्रांत गुप्ता को कोट करना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तानी टीम इस तरह के बयानात नहीं देती थी इनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी होती थी। जब से इन्होंने इस तरह के बयानात देने शुरू किए हैं ओवर कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। तो इस ओवर कॉन्फिडेंस के साथ हम कम बैक करेंगे या हम परफॉर्मेंस के साथ कम बैक करेंगे? मेरे ख्याल देखिए ओवर कॉन्फिडेंट क्या बयान देंगे, अगले दिन हम ये करने की कोशिश करेंगे और वो हम नहीं कर पा रहे हैं। अब हमारी इंटेंट ही दिखाई नहीं दे रही करने की, तो मेरे ख्याल सिर्फ बयानात पे गुजारा कर रहे हैं। देखिए आज के मैच में तो इंटेंट दिखाई नहीं देगी। मैं आपको बहुत सिंपल से वर्ड में कह रहा हूँ, ये मुट्ठी है। अगर ये इसी तरह जिस तरह वर्ल्ड कप में खुली हुई है तो फिर आप समझ लें कि आज आपकी कैंपेन खत्म हो रही है। और अगर ये मुट्ठी बनी तो आप कोई होप करेंगे कि आपकी टीम कम बैक कर सकती है। सबसे बड़ा फॉल्ट आपका यही रहा, आप एक पेज पर नहीं थे। आप बाबर आजम के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा था इस जगह पर और लोग और बाकी ग्रुप को सपोर्ट करने के अलावा, क्योंकि इस ग्रुप के साथ वो पिछले 3 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं। दूसरा ऑप्शन ही कोई नहीं था। बाबर आजम इस वक्त नहीं कर सकते थे और मेरे ख्याल है कि वहां जाने के बाद कुछ और सूरत हाल देखें यार। ये पाकिस्तान क्रिकेट का मैंने कहा ना नॉर्मली चीज है, ये कोई यहाँ पे हल्फ भी उठ चुके हैं ये कप्तान नहीं रहेगा। तो आप 3 साल कप्तानी कोई इस मुल्क में कर जाए तो बहुत बड़ी बात होती है कि भाई 3 साल कप्तानी कर गया, उसके बाद भाई अब चलो अब आप अपनी बिसात लपेटो और आपके जाने का वक्त है और उसको जाना पड़ता है। लेकिन नसीम साहब आप ये देख रहे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसे मसाइल बन जाते हैं जैसे आप भी बात कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका बिल्कुल भी आसान टीम नहीं है और आज बड़ा क्रूशियल मैच है। पाकिस्तानी टीम को अगर वर्ल्ड कप में रहना है तो फिर इन तमाम 4 मैचेस में परफॉर्म करना है जिसका सिलसिला आज से शुरू हो रहा है। खुदा ना खास्ता हम सेमीफाइनल में नहीं जाते हैं तो आपको लगता है कप्तान के साथ साथ जो चीफ सिलेक्टर हैं और ज़का अशरफ साहब हैं फिर सबको घर जाना चाहिए? मेरे ख्याल है कोई नहीं बचेगा। देखिए ज़का अशरफ साहब का स्टेटमेंट आने की एक वजह शायद ये भी लगती है कि 4 नवंबर को उनका जो मियाद है वो पूरी हो रही है, उसके बाद उन्हें एक्सटेंशन मिलती है या नहीं मिलती है, वो उससे पहले खुद को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ मुझे मैच्योरिटी लगी पीसीबी के मीडिया डिपार्टमेंट की भी और चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी की, जिस तरीके का उन्होंने स्टेटमेंट बिफोर साउथ अफ्रीका मैच जारी किया। हम उम्मीद यही कर रहे हैं चलें चेयरमैन साहब ने क्या स्टेटमेंट जारी किया उसका तो वही जवाब देते रहेंगे, लेकिन 4, 5, 6 खिलाड़ियों की अना के गिर्द जो है वो 25 करोड़ आवाम की दुआएं नहीं लग जानी चाहिए। ठीक है, अच्छा जिस तरह से हम देख रहे हैं हमारी जो बॉलिंग लाइन है वो बिल्कुल भी नाकाम दिखाई दे रही है। फास्ट बॉलर्स की बात करें, स्पिनर्स की बात करें, बॉलर्स अगर कहीं थोड़ा सा हमें कुछ अपनी स्पेस बनाते दिखाई भी देते हैं तो कुछ फील्डिंग में मिस्टेक्स हो जाती हैं, कैचेस ड्रॉप हो जाते हैं। तो आज आप फिर समझते हैं कि जो हिकमत अमली है वो तो फिर बिल्कुल अटैकिंग होनी चाहिए। मतलब बैटिंग अगर हम पहले कर रहे हैं तो फिर हमें एक बहुत बड़ा टारगेट देना पड़ेगा साउथ अफ्रीका जैसी टीम को जो कि आराम से 350-400 रन बना रही है हर मैच में। देखिए अनवर भाई आज का दिन तो ऐसा है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए करो या मरो, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन तो रहा नहीं है।
यहाँ पर अगर आज भी आप इंटेंट शो नहीं करेंगे, भादरों की तरह मैदान में नहीं उतरेंगे, तो अब तो सूरत हाल आपके यानी आगे कुआं पीछे खाई, आपकी समझ में कुछ ना आया कि आप कहाँ पर आ गए। तो आज चाहे आप उनको 300 रन में रोकें, चाहे उनको 250 रन में रोकें, चाहे आप 250 रन बना के उनको आउट करें, ये अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर मुनहसर है। देखिए उनकी बैटिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है और वो फेयरलेस क्रिकेट खेल रही है। इसी को पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो है वो इसको ग्राफ्ट करना चाहिए, उनकी फेयरलेस क्रिकेट। फिर यही फेयरलेस क्रिकेट और यही एग्रेसिव क्रिकेट आपको लगता है फिर हमें अब अडॉप्ट कर लेनी चाहिए? जिस स्टेज पर हम खड़े हैं, हमने बड़े हल्कों से सुना कि इफ्तिखार को ऊपर लाकर ट्राई किया जाए, पावर प्ले में अगर हमारे बाकी प्लेयर्स हिट नहीं कर पा रहे हैं, या अगर इमाम की जगह आपको लगता है आज फखर को ट्राई करें? फखर कितने फिट हैं ये नहीं पता अनवार भाई। फखर ने परसों ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा तो लिया था चेन्नई में, लेकिन वो कोई बहुत ज्यादा ट्रेनिंग नहीं की थी, उन्होंने एक बड़ी लिमिटेड ट्रेनिंग की थी। तो अगर आज वो फिट है तो कोई दूसरी वजह नहीं है कि इमाम की जगह उन्हें, क्योंकि वो इंटेंट प्लेयर है, वो एक इम्पैक्ट प्लेयर है। फखर को होना चाहिए। दूसरा आप मेरी अपनी जाती राय पूछेंगे तो अगर हसन अली जैसे अवेलेबल नहीं है तो उनकी जगह बजाय वसीम जूनियर को खिलाने के आप नवाज को शामिल करें और अपनी हिकमत अमली को थोड़ा चेंज करें। नया बॉल करने वाला बॉलर अब आप स्पिनर को तलाश करें। डीकॉक को क्या आप आउट कर सकते हैं इफ्तिखार के जरिए नए बॉल से, आप शाहीन के साथ। अब आप अपनी प्लानिंग को थोड़ा क्लियर करें और मेरा ख्याल है थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत है, क्योंकि इन द बॉक्स सोचने के बाद अब तक हमें कोई फायदा बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। ठीक है। अच्छा, तो कुछ मैचेस में हम देख रहे हैं बाबर आजम के डिसीजंस को बड़ा उस पर तनकीद की जा रही है। कभी इफ्तिखार से बॉलिंग करा रहे हैं, कभी उसामा मीर से करा रहे हैं और उस टाइमिंग को बड़ा इंपॉर्टेंट करा दिया जा रहा है, जिसमें से ओवर पूरे नहीं कराएंगे इफ्तिखार से। बार बार ये खबरें आती हैं, हम कोशिश करते हैं कि इन बातों में ना जाया जाए क्योंकि टीम अभी एक बड़े इवेंट में मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं ये तासुर जरूर आ रहा है कि टीम में कहीं ना कहीं कोई ग्रुपिंग है। देखिए आपने अफगानिस्तान के बाद बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, बाबर आजम का चेहरा देखा था, कंधे पे हाथ रखोगे तो आंसू निकल जाएंगे। यही बाबर आजम का चेहरा बिफोर एशिया कप था, जब उनसे सवाल किया गया था वर्ल्ड कप की टीम का, उन्होंने कहा मुझे पता है मेरे 16 कौन से हैं। मुझे शाहिद खान अफरीदी का स्टेटमेंट याद आता है जिसमें वो बात कही थी कि पाकिस्तान की कप्तानी कांटों की, वो फूलों की सेज नहीं है बल्कि कांटों का कुछ के ये रुलाती ज्यादा है, हंसाती कम है। जी बाबर आजम को इस बात का अंदाजा बहुत जल्दी हो गया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी, यार हम लोगों की अप्रोच ही अलग है। हमारे लिए नेशन बाद में होती है, हमारी अना पहले होती है। ये सिलसिला आज से नहीं चल रहा। आप देखें ना, मैंने आपको इतनी बात की कही ना कि 25 करोड़ आवाम की दुआएं 5 आदमियों की अना पे की भेंट चढ़ जाती है। आप करते रहें दुआएं, 5 वहां बैठे में वही करने वाले हैं, उन्होंने ग्राउंड में परफॉर्म करना है तो नहीं करना। अगर आज आपकी बॉलिंग दोबारा विकेटों में गेंद करने के लिए नहीं आई, जिस तरह की वो बॉलिंग वर्ल्ड कप में करती रही है, तो फिर आप क्या जीतेंगे? मेरे ख्याल है वो तो 450 रन कर देंगे। आप अपनी गलतियों से हार रहे हैं, अपनी अना से हार रहे हैं। लेकिन नसीम साहब फिर यहाँ गलती चीफ सेलेक्टर की भी है, यहाँ गलती हम क्रिकेट बोर्ड की भी देख रहे हैं। जब दूसरी टीमों के हम रिजर्व बेंच को देख रहे हैं, उन्होंने बड़े बड़े प्लेयर्स को अभी भी बिठाया। वो बड़े प्लेयर्स इस वक्त मौके की तलाश में हैं कि हमें मौका दिया जाए, हम वर्ल्ड कप में परफॉर्म करके दिखाएं। शामी को इंडिया वापस लेकर आया तो हमने देखा उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया, 5 विकेटें ली। अश्विन अभी बेंच पर बैठे हुए हैं। पाकिस्तानी टीम को क्या हो गया, हमारे स्क्वाड को क्या हो गया? हमारे रिजर्व बेंच में अच्छे लोग शामिल नहीं है, बोर्ड की प्लानिंग नहीं है, डोमेस्टिक क्रिकेट पर फोकस नहीं है, प्लेयर्स को लीग्स पर भेज रहे हैं, वर्कलोड मैनेज नहीं कर रहे हैं। जो प्राइम बॉलर्स हैं वो इसे वर्ल्ड कप में अनफिट दिखाई दे रहे हैं। अनवर भाई ये वाकई आप सही बात कह रहे हैं, हमारी कोई प्लानिंग दिखाई नहीं दी। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने यही कही कि सारी दुनिया जो है वो वर्ल्ड कप को फोकस कर रही थी। ट्रेंट बोल्ट 1 साल के बाद न्यूजीलैंड टीम में आते हैं, मिचेल स्टार्क मना कर देते हैं कि मैं लीग नहीं खेलूंगा, मुझे वर्ल्ड कप खेलना है। लेकिन हमारा कोई खिलाड़ी 1 रुपया छोड़ने को तैयार नहीं है। हमने लेकिन नसीम साहब ये जिम्मेदारी तो क्रिकेट बोर्ड की है कि वो खिलाड़ियों को पाबंद करे। देखिए क्रिकेट बोर्ड की पाबंदी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अपने अंदर भी नेशनल इंटरेस्ट होता है कि मुझे क्या खेलना है क्या नहीं खेलना, मेरा कौन सा इवेंट सर पर आ रहा है और करीब आ रहा है। आप अंदाजा करो ना, हमारी यही टीम यानी हमारी 16 खिलाड़ियों की गिर टीम नहीं है, हमारी 11 खिलाड़ियों या 12 खिलाड़ियों की गिर टीम है कि अगर एक आध चेंज होती है तो बस ये जाएगा तो ये आ जाएगा। हम उसके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। हमारी बेंच आप उठा के देखें, जिन्हें बेंच पे होना चाहिए था वो इंडिया में मौजूद है लेकिन ट्रैवलिंग रिजर्व है। हम अपनी नियतों से आ रहे हैं यार।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर स्पोर्ट्स अज़ियाकार नसीम राजपूत हमारे स्टेशन थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। इंशाल्लाह मंडे को आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जुम्मा मुबारक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।